अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 17 में हम डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ों की तरफ हमने जाना है। रिलेटिविटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, मतलब अगर कोई पार्टिकल है हाई स्पीड से मूव कर रहा है तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म से भी रिलेटिविटी को रिलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड रिलेटिविटी, ये चीज़ें अगर हमने देखना है तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर लेंगे वो है चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सो ये आप लोगों को बहुत ये आप लोगों में चेवर है कि प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। प्लस प्लस है, ये रिपेल करते हैं। माइनस माइनस ये रिपेल करते हैं। इस पे आप बखूबी आप लोगों को पता है। अब एक चार्ज पार्टिकल है, प्लस चार्ज है, इससे जो फील्ड निकलते हैं वो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फोर्स हम डिफाइन कर सकते हैं F इज इक्वल टू E एंड कैपिटल E। E इज द चार्ज ऑन दिस पार्टिकल, वो इसका चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब CGS सिस्टम को अगर हम ले लें, CGS सिस्टम में ये है कि ये एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स इससे निकलते हैं। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ हमें ये कहता है कि इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, Q E is a charge on this particle, so E divided by R, and R is the unit vector R square. So इन MKS सिस्टम हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह लिख सकते हैं कि E is equal to 1/4 pi epsilon naught E divided by R square, and R is a unit vector. So this is an MKS system. ये भी आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकलते हैं तो इधर ये एंटर हो जाते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, तो Coulomb's law, you are familiar from the Coulomb's law that the force between this and this will be equal to two charges. The force between two charges is equal to, charges कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है चार्जेस पे। तो हम जनरल एक फार्मूला इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, K1 K2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R इज अ यूनिट वेक्टर। तो ये कूलम्स लॉ है, आप लोगों को पता है। अच्छा, अब देखते हैं कि चार्ज डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी क्या चीज़ है। चार्ज डेंसिटी क्या है, करंट डेंसिटी क्या है, ये भी आप लोग फेमिलियर है इससे, लेकिन दोबारा इसको देख लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है और इस वायर में कोई करंट फ्लो कर रहा है इसी डायरेक्शन में। तो इसके इर्द गिर्द एक फील्ड बन जाता है, इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगा, और जब करंट प्रोड्यूस होगा तो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ ले लेते हैं एक पीस, यहाँ से एक पीस उठा के इधर ही एक सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, और ये कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे चार्जेस है, ये हमने चार्जेस रखे कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये जो सरफेस है ये एरिया ए है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कोई s डिस्टेंस है, और s इज इक्वल टू वी डेल्टा टी हो गया। मतलब v ये चार्ज की वेलोसिटी है, टाइम जिस टाइम में वो ट्रेवल करते हैं तो वो टाइम है। तो इसमें से करंट फ्लो होगा, आई करंट हमारे पास आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई कि ये एरिया ए है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो s है। s इज इक्वल टू वी टी, आप लोगों को पता है। ये हमने लिखा है कि डेल्टा टी इज अ स्मॉल टाइम, कि ये उसी टाइम में ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है, इसकी वेलोसिटी v है। तो अब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स
पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक वॉल्यूम है पर यूनिट वॉल्यूम। कंसिडर कर ले कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास n है, मतलब इस यहाँ पे बहुत सारे मतलब पार्टिकल हो सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स 10 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 20 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 50 एंड सो ऑन। लेकिन इसको हमने जनरलाइज करना है। हम अगर ये कह दें कि यहाँ पे ओनली 10 पार्टिकल्स है, 10 चार्ज पार्टिकल्स है, तो कोई ये भी कह सकता है कि 100 क्यों नहीं हो सकते, ठीक है, 1000 क्यों नहीं हो सकते। तो इसी वजह से इसको हमने जनरलाइज कर दिया, हमने इसको n कह दिया, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया हमारे पास है वो n है। अब रो जो है ये चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी अब नंबर ऑफ चार्जेस है, तो नंबर ऑफ चार्जेस को हमने मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी जो है वो है ई एन, मतलब ई चार्ज ऑन ईच पार्टिकल और n इज द टोटल नंबर। सो टोटल चार्ज, जो चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास है रो इज इक्वल टू ई एन। फिर v अगर हम देख ले, एवरेज वेलोसिटी को अगर हम कंसिडर कर ले कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज v, ये हमारे पास v है। तो आगे हम देखते हैं कि अगर हम करंट, जो करंट है इस बाय डेफिनेशन, आप लोग को पता है बाय डेफिनेशन करंट इज इक्वल टू चार्ज आउटफ्लो, जितना चार्ज फ्लो करता है और जिस टाइम में वो फ्लो करता है डिवाइडेड बाय टाइम नीडेड। तो अब यहाँ पे चार्जेस कितने हैं, मतलब चार्जेस हमारे पास है ई एन, क्योंकि एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और ई इस पे चार्ज है, और ये आउटफ्लो करता है एक वॉल्यूम में से, मतलब वो वॉल्यूम में से निकलते हैं, तो हमने इसको वॉल्यूम ही कह दिया। फर्दर हम अगर ये लिख दें कि ई एन और वॉल्यूम हमारे पास बराबर होती है लेंथ इनटू हाइट इनटू विड्थ। फिर आपके पास ये जो, इसको अगर मैं इस तरह लिख दूँ, बेसिक चीज़ है लेकिन बहरहाल वॉल्यूम आपके पास होती है, वॉल्यूम विच इज़ इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ये आपके पास एक वॉल्यूम की डिफिनीशन है। लेकिन ये जो लेंथ एंड टू विड्थ है, फर्दर आप लोग इसको लिख सकते हैं कि ये दिस इज द एरिया। तो एरिया इनटू हाइट ये हो गया। अब एरिया तो ये आ गया, लेकिन ये वी डेल्टा टी कहाँ से आ गया, ये वी डेल्टा टी हमने कंसिडर किया कि ये यहाँ से ये जो फ्लो कर रहा है चार्ज, इसी ये जो हमने एक लिया हुआ था एक एलिमेंट, और यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये h है, और ये इसके टाइम v एवरेज वेलोसिटी और डेल्टा t उसका टाइम है। तो ये वही h की वैल्यू हमने v डेल्टा t लिख दिया और डिवाइडेड बाय टाइम हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई कि हमारे पास ई एन इंटू ए वी डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो करंट आ गया वो करंट किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है चार्ज पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, एरिया पे और इसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, नाउ करंट डेंसिटी, बाय डेफिनेशन करंट डेंसिटी हमारे पास जो डेफिनेशन है करंट डेंसिटी की, करंट पर यूनिट एरिया कितना, पर यूनिट एरिया कितना हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, तो इसको हम करंट डेंसिटी कहते हैं। तो करंट हमने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए हमने कैलकुलेट किया, वो था ई एन वी ए डिवाइडेड बाय ए। यहाँ से एरिया एरिया अगर कैंसिल कर दे तो ये ई एन वी बच जाता है, और ये जो ई एन है ये चार्ज डेंसिटी है। तो चार्ज डेंसिटी की जगह हम अगर रो ही लिख दें, तो जे की जो वैल्यू है जे विच इज़ इक्वल टू रो वी, तो ये वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया,
ठीक है, ये आप लोगों ने ये जो करंट डेंसिटी है ये याद रखना है, ये आगे हमने यूज़ करना है। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता है, आप लोगों को भी पता है कि बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो बेसिक चीज़ें हैं वो ये हमने इस तरह कैलकुलेट कर दी है, J इज इक्वल टू रो इंटू वी। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करना है एक क्या नाम है, एक रिलेटिविटी में इसको कैसे ले सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड करंट बिटवीन इनर्शियल फ्रेम्स, इसको देखना है। देखिए एक सिंपल, बहुत एक सिंपल केस है। ये एक फ्रेम है, एस फ्रेम है, बिल्कुल रेस्ट पे है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, और ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ये वन डायमेंशन, फॉर सिंपलिसिटी हमने कंसिडर किया कि ये वन डायमेंशन में ये चार्ज मूव कर रहा है या जो भी है। देन अकॉर्डिंग टू एस, ये जो एस फ्रेम में ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, वो ऑब्जर्व ये कर रहा है कि इसमें से एक पीस ऑफ एलिमेंट यहाँ से ले लेते हैं, और वो पीस ऑफ एलिमेंट ये है, और इसको ले लेते हैं कि ये एक स्मॉल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा एक्स है, और इस जो एलिमेंट लिया हुआ है इसका जो एरिया है वो ए है। अब चार्ज डेंसिटी हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब यहाँ पे चार्ज वॉल्यूम में कितना है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये एक वॉल्यूम है, मतलब डेल्टा एक्स इंटू एरिया, ये एक वॉल्यूम बन जाता है। इसी वॉल्यूम में हमारे पास कितने चार्जेस है, तो इसको हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज हमें पता है कि चार्ज हमारे पास ई एन, और वॉल्यूम हमें ए डेल्टा एक्स है, और वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम ये है कि ए डेल्टा एक्स। तो ये कैंसल आउट हो गया, और हमारे पास ई एन रह गया। ये जो अभी लास्ट ये जो हमने कैलकुलेट किया था चार्ज, बाय डिफिनीशन मेरे ख्याल में ये पहले होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल चार्ज जो हमने उधर डिफाइन किया था कि चार्ज इज इक्वल टू ई एन के बराबर है। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ई एन ये पिछले स्लाइड्स में ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ये इधर से ही आ जाता है कि रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पे अगर आप ये पुट कर ले तो ये ई एन के बराबर है। तो लास्ट इसमें हमने कैलकुलेट किया हुआ है रो इज इक्वल टू ई एन। ये क्यों है, ये इस यहाँ से निकलता है। if it is in rest, फॉर एग्जाम्पल ये जो चार्जेस है ये रेस्ट पे है, ठीक है, मूव नहीं कर रहे। जब मूव नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा, मतलब कैसा हमारे पास किस तरह यहाँ पे जो चार्जेस है, या यहाँ पे चार्जेस है जो एक एलिमेंट हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पे रो क्या होगा और करंट डेंसिटी क्या होगी, जे जे एक्स, जो हमने एक्स डायरेक्शन में इस फॉर सिंपलिसिटी कंसिडर किया हुआ है। तो रो तो हमारे पास वही होगा। रो आपके पास अगर ये रेस्ट पे है, ये फैक्टर या ये जो एलिमेंट है ये रेस्ट पे है, तो चार्ज डेंसिटी तो वही रहेगी, क्योंकि जो पार्टिकल इधर इसमें मौजूद है उस पर चार्ज है वो ई है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो भी एन है, तो रो विच इज इक्वल टू ई एन होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। नाउ व्हाट विल बी द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इस सिचुएशन में क्या है, अगर ये चार्ज अगर रेस्ट पे है, ठीक है, तो वो देख ले। देखिए करंट डेंसिटी हमारे पास जे एक्स विच इज इक्वल टू करंट डिवाइडेड बाय एरिया। करंट पर यूनिट एरिया के बराबर है। जब करंट पर यूनिट एरिया के बराबर है, अगर चार्जेस रेस्ट पे है, चार्जेस अगर रेस्ट पे हो गए, तो इससे तो साफ जाहिर है कि देयर विल बी नो एनी करंट, करंट नहीं होगा।
करंट तब क्रिएट होगा जब आपके पास चार्ज मोशन में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे चार्जेस हमने कंसिडर किया हुआ है कि चार्जेस इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट पे है। तो आपके पास मतलब जो वन डायमेंशन में जे एक्स है, जे एक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि आपके पास करंट ज़ीरो हो गया। जब करंट ज़ीरो हो गया इसका मतलब है जे एक्स आपके पास ज़ीरो है। ये तो बात हो रही है एस फ्रेम की, जो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। लेकिन what will happen if an observer is moving with some velocity, और इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो फिर क्या क्या ये देख सकता है, वो चीज़ क्या है? ठीक है, तो हमने उस चीज़ को देखना है, और वो ये है अकॉर्डिंग टू एस प्राइम। अगर कोई ऑब्जर्वर है, ये आपके पास एक एस प्राइम फ्रेम है, जिसमें वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। तो उनको ये जो एलिमेंट है जो हमने पिछले स्लाइड में भी कंसिडर किया था, इसको छोटा लगेगा बाय लेंथ कंट्रैक्शन। लेंथ कंट्रैक्शन की वजह से ये छोटा ही होगा। तो डेल्टा एक्स प्राइम, मतलब जिस तरह हमने लास्ट टाइम एल प्राइम इसको कहा था, ये डेल्टा एक्स प्राइम हो जाएगा। तो चार्ज डेंसिटी अकॉर्डिंग टू एस प्राइम विल बी इक्वल टू रो प्राइम, और ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे चीज़ें थोड़े से डिफरेंट होंगी। चार्ज विल रिमेन इन द सेम, चार्ज तो हमारे पास सेम रहेगा, क्योंकि रो इनटू ए वही वॉल्यूम में चार्ज तो चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये, और ये एस फ्रेम से ये देख रहे हैं, तो इसमें से ए डेल्टा एक्स प्राइम ही लगेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम थोड़ा सा कंट्रैक्ट हो जाएगा एक्स इस डायरेक्शन में। तो इसी वजह से ये डेल्टा एक्स आप नहीं लिख सकते, इसको डेल्टा एक्स प्राइम, जो लास्ट टाइम ने एल प्राइम लिखा था, और ये एल था प्रॉपर टाइम, और ये लेंथ कंट्रैक्शन वाला जो टाइम है। और फिर आप लोग ये भी जानते हैं कि डेल्टा एक्स प्राइम विच इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल। इसको अगर पिछले हमने जो रिप्रेजेंट किया था, इसको हमने लिखा था कि एल प्राइम विच इज़ इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय गेमा। तो इसमें ये है कि आप कंफ्यूज ना हो, ये एल प्राइम ये डेल्टा एक्स है, और ये जो है ये चीज़ है डेल्टा एक्स, ये एल है, ये प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर लेंथ है, और ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है इसमें। तो ये एक जैसे चीज़ है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर हम इधर से उठा के इधर पुट कर ले, तो फिर क्या होगा? तो इधर अगर हम वही वैल्यू पुट करें, तो रो प्राइम विच इज़ इक्वल टू रो ए गेमा डेल्टा एक्स प्राइम, वहाँ से हमने वो वैल्यू पिक कर दी, और डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर दी, वो गेमा डेल्टा एक्स प्राइम के बराबर है। ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल। तो यहाँ पे रो प्राइम जो है आपके पास गेमा रो आ गया। मतलब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एस प्राइम से अगर इसको आपने देखना है, तो एस अकॉर्डिंग टू एस प्राइम इसमें से एक गेमा फैक्टर ही आ जाएगा, और वो गेमा फैक्टर आप लोग बखूबी से पता है आपको। मतलब गेमा इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई वन माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर अंडर रूट, वही चीज़ है गेमा फैक्टर। अच्छा, ये तो चार्ज डेंसिटी तो डिफरेंट हो गई जब एक मूविंग फ्रेम से इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अब करंट क्या होगा? मतलब अकॉर्डिंग टू एस प्राइम, एक इनर्शियल फ्रेम है, मूविंग विद वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, तो इसकी जो करंट डेंसिटी है वो क्या होगी? तो वो करंट डेंसिटी जे एक्स प्राइम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि एस प्राइम के साथ जे एक्स प्राइम होगा। वही डिफिनीशन के चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इनटू वन ओवर एरिया, ये वही चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास इसके बराबर है कि यहाँ पे चार्ज रो प्राइम है,
और इसको हम ए डेल्टा एक्स प्राइम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्राइम, और ये आपके पास ए है, तो ए आपके पास कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे जो एक और बात है वो ये है कि डेल्टा एक्स प्राइम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, तो ये v के बराबर है, लेकिन ये v जो है अगर ऑब्जर्वर आपके पास एक एस फ्रेम में u इसी तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है ये जो आपके पास एक एलिमेंट है वो रेस्ट पे था, तो वो उसके इस तरफ जाएंगे, तो वो अपोजिट है। इसको ज़रा इस तरह ले लीजिएगा कि ये s आपके पास एक s प्राइम है, और यहाँ पे आप लोगों ने कंसिडर किया, यहाँ पे अगर हम लोग कंसिडर कर लें, ये जो हमने लिया हुआ था कि ये एक एलिमेंट है और इसकी वैल्यू आपके पास ये डेल्टा एक्स है और ये एरिया है ए। तो अगर ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v के साथ, तो फिर इसको यहाँ पे जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है इसके मुताबिक इसको लगेगा ये लेंथ जो है ये कांटेक्ट हो जाएगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर अगर ये इस साइड पे मूव कर रहा है तो ये इनको लगेगा कि ये इस साइड पे मूव कर रहा है अपोजिट, तो ये अपोजिट इसलिए माइनस वी वेलोसिटी आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको जे एक्स प्राइम विच इज इक्वल टू रो प्राइम माइनस वी, इसलिए ये माइनस वी आ गया, तो माइनस रो प्राइम वी विच इज इक्वल टू माइनस गेमा रो, क्योंकि रो प्राइम जो है ये असल में गेमा रो के बराबर है जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो जे एक्स प्राइम असल में माइनस गेमा रो वी के बराबर हो गया हमारे पास। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कि जे एक्स प्राइम विच इज़ इक्वल टू माइनस गेमा रो, यहाँ पे सी और यहाँ पे सी अगर पुट कर दे तो इसका मतलब है ये कोई एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं किया, ये कैंसिल आउट हो जाता है। जस्ट यहाँ से हम ये देखते हैं कि यहाँ पे बीटा की जगह v डिवाइडेड बाई सी, यहाँ पे बीटा पुट कर ले ये सी भी आ जाएगा, तो जे एक्स प्राइम फर्दर हम इस तरह बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या रिजल्ट हमारे पास निकल आ जाता है, दो चीज़ें। अगर हमारे पास एस फ्रेम की तरफ देखते हैं, तो एस फ्रेम में ये हो गया कि एस फ्रेम में करंट डेंसिटी हमारे पास ज़ीरो है, लेकिन जे एक्स प्राइम जो है ये अगर हम इसको देखें एस प्राइम फ्रेम से, तो इसकी जो वैल्यू है वो माइनस गेमा बीटा सी रो आ जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम ये रो प्राइम विच इज़ इक्वल टू गेमा रो सी मल्टीप्लाई कर ले तो ये बैलेंस हो जाएंगे डायमेंशन, तो इसको हम सी रो प्राइम विच इज़ इक्वल टू सी गेमा रो लिख सकेंगे, और जे एक्स प्राइम हमारे पास ये आ गया। तो ये दो चीज़ें जो हमारे पास आ गई ये एस प्राइम ने कैलकुलेट किए, और ये जे एक्स जो है ये एस प्राइम में है, एस में है, एस फ्रेम में है। एंड मैट्रिक्स फॉर्म अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें, तो मैट्रिक्स फॉर्म में सी रो प्राइम और जे एक्स प्राइम, ये जे एक्स मतलब सबस्ट्रैक्ट में है, तो जे एक्स प्राइम विच इज़ इक्वल टू गेमा माइनस गेमा बीटा माइनस गेमा बीटा गेमा सी रो जे एक्स असल में ये ज़ीरो है, इधर अगर हम ज़ीरो पुट कर ले तो तभी असल में ये है ही ज़ीरो। तो अब अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर ले रो एंड टू कॉलम, मतलब रो एंड टू कॉलम, इसमें से अगर आप मल्टीप्लाई कर ले तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास सी गेमा रो, और ये टर्म आपके पास ज़ीरो है, तो ये अगर मल्टीप्लाई भी कर ले तो ये ज़ीरो आ जाएगा, तो फिर भी आपके पास सी रो प्राइम विच इज़ इक्वल टू गेमा सी रो आ जाता है, बिल्कुल वही इक्वेशन आ जाता है। फिर जे एक्स प्राइम को अगर आप देख ले तो रो एंड टू कॉलम अगर आप देख ले तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस गेमा बीटा सी दिस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये ऑलरेडी है ज़ीरो,
तो अगर ये ज़ीरो है तो इसका तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जे एक्स प्राइम की जो वैल्यू है वो है माइनस गेमा बीटा सी रो। तो वही इक्वेशन जो हमने लास्ट पेज पे कैलकुलेट किए थे वही इक्वेशन आ जाते हैं, लेकिन ये हमने लिख दिया इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। अब जिस तरह हमने, ये आप लोगों को याद है, फोर वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर वेक्टर में हमने पोजीशन को जो रिप्रेजेंट किया था वो किस तरह किया था, एक्स नाट की जगह सी टी लिया था। यहाँ पे फोर वेक्टर में करंट डेंसिटी को हमने रिप्रेजेंट करना है, तो फोर वेक्टर में करंट डेंसिटी जे नॉट विच इज इक्वल टू सी रो, वहाँ पे हमने सी टी लिखा था, यहाँ पे सी रो इसको हम कहते हैं। जे वन को हम जे एक्स, जे नॉट प्राइम को हम सी रो प्राइम, और जे वन प्राइम को अगर हम कहे जे एक्स प्राइम। ठीक है, तो बाई फोर वेक्टर्स, ये डिफरेंट नोटेशंस में अगर हम इसको ले लें, मतलब जे नॉट को अगर हम ये बराबर कर ले, जे नॉट प्राइम को सी रो प्राइम लिख दे, और जे वन को हम जे एक्स लिख दे, और जे वन प्राइम को जे एक्स प्राइम लिख दे, तो ये जो ऊपर हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन है ये किस तरह फॉर्म में आ, इसको ज़रा देख लें। सी रो प्राइम की जगह हमने जे नाट रो लिख दिया, और जे एक्स प्राइम की जगह हमने जे वन प्राइम। बाकी ये मैट्रिक्स सेम है, यहाँ हमने लिख दिया इसको सी रो की जगह जे नाट, और जे एक्स की जगह जे वन। तो इसको ज़रा कंपेयर करके देख ले, वो जो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने निकाल लिया था, शायद आप लोगों को याद हो, ये वही इक्वेशन लग रहा है जो हमने पोजीशन कोऑर्डिनेट के लिए निकाल लिया था, कि यहाँ पे हमने इसको लिखा था एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स थ्री, फोर में, मतलब कंपोनेंट फोर वेक्टर्स में हमने इस तरह लिखा था। और यहाँ पे हमने जे सॉरी एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू एंड एक्स थ्री, तो ये तो बिल्कुल वही इक्वेशन लग रहा है जो हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन किया था, और हमने उसको एक कोऑर्डिनेट को दूसरे में ट्रांसफॉर्म किया था। तो यहाँ पे इसका मतलब है जे जो करंट डेंसिटी है इसको भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के जरिए इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो compare this against the usual Lorentz transformation of space-time coordinates। space-time coordinate के साथ हम अगर इसको compare कर ले तो देखें ये वही चीज़ है, x नॉट प्राइम, x वन प्राइम, ये वही मैट्रिक्स आ गया, x नॉट x वन, तो बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे x की जगह j है, बाकी वही इक्वेशन आपको नज़र आ रहा है। नाउ जनरलाइज टू फोर डायमेंशन, ये जो पिछला जो हमारे पास जे एक्स जो वन डायमेंशन में हमने किया था, इसको हम जनरलाइज कर दें, मतलब फोर वेक्टर्स में इसको फोर डायमेंशन में अगर हम कर ले, तो इसका तो मतलब है कि जे नॉट विच इज इक्वल टू सी रो, हम इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह हमने पोजीशन को लिखा था, एक्स नॉट इज इक्वल टू सी टी लिखा था। जे वन को हम जे एक्स, जे टू को हम जे वाई, एंड जे थ्री को जे जी, मतलब जिस तरह हमने कोऑर्डिनेट्स जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स लिखे थे, बिल्कुल हम करंट डेंसिटी को भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आए इसको देखे जे म्यू कर दे, जे म्यू विच इज इक्वल टू जे नॉट, जे वन, जे टू, जे थ्री, बिल्कुल सिंपल। अगर हमने फोर डायमेंशन, सारे डायमेंशन लेने हैं, तो फिर इसको हम जे प्राइम म्यू विच इज इक्वल टू डेल्टा न्यू म्यू जे न्यू, तो ये तो वही लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में है, लेकिन ऑल डायरेक्शंस में है, फोर डायमेंशन में है। ठीक है, जिस तरह आप लोगों को अगर याद है, एक्स म्यू को हमने एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री लिखा था, और फिर हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को जनरलाइज करके इस तरह लिखा था कि एक्स प्राइम म्यू विच इज इक्वल टू डेल्टा न्यू म्यू एक्स न्यू। तो बिल्कुल ये फोर, ये जो क्या नाम है,
4 डायमेंशन जो हमने पोजीशन को रिप्रेजेंट किया था, जो पोजीशन हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसी वजह से हम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से करंट डेंसिटी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में। ठीक है। और सिमिलरली अगर इसका ये कंट्रावेरिएंट फॉर्म है, कोवेरिएंट फॉर्म भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं और कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ये एक लॉन्ग चार्ज वायर है। इसमें से हमने देखना ये है कि हम इसमें से करंट को सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर चार्ज वायर है, हमारे पास एक लॉन्ग चार्ज वायर है, तो इसकी जो लेंथ है वो L है और इसका जो रेडियस है वो R है। तो यहाँ पे एक गाशियन सरफेस हम लेके आते हैं जिस तरह यूजुअल हो जाता है, और यहाँ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस एरिया पे, इसकी ई परपेंडिकुलर, और इसकी जो एरिया है वो डी ए है। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, एक पैरेलल भी हो सकता है इसी डायरेक्शन में, और एक इसी डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो ई पैरेलल, इसको ई पैरेलल कहते हैं, ये ई परपेंडिकुलर है। लेमडा क्या चीज़ है? चार्ज पर यूनिट लेंथ है। ये जिस तरह रो है, चार्ज पर यूनिट एरिया है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, तो यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ये जो है ये चार्ज डेंसिटी है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा गाज़िस लॉ जो बेसिक आप लोगों का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, गाज़िस लॉ की डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज सरफेस is equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। तो वो चार्ज, ये जो फ्लक्स है, ये चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। ये गाज़िस लॉ बेसिक डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि कंसिडर द स्मॉल एरिया ऑफ द सिलेंडर। ये स्मॉल एरिया डेल्टा ए हम कंसिडर कर लेते हैं, और इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है डेल्टा डी ए ई परपेंडिकुलर। एक तो ये हो सकता है, फ्लक्स की जो डिफिनीशन है ये है, फॉर द होल कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। ये जो सरफेस है एक सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस है, वो आपके पास 2 पाई आर एल के बराबर होती है। तो वो डी ए जो आपके पास है 2 पाई आर एल है, ई परपेंडिकुलर। क्योंकि फ्लक्स जो है हमेशा के लिए, जब ई और ए जो एरिया है ये परपेंडिकुलर है तब आपको फ्लक्स मिलेगा। अगर ये पैरेलल है तो आपको फ्लक्स कोई नहीं मिलेगा। ठीक है। तो बाय डेफिनेशन फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ई मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द एरिया। इसी वजह से ई परपेंडिकुलर हम ले रहे हैं। तो फ्लक्स जो है ये आपके पास 2 पाई आर एल, ये कर्व्ड सरफेस है, और ई परपेंडिकुलर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको हमने इक्वेशन 1 लिख दिया। नाउ द एनक्लोज चार्ज, जो चार्ज हमारे पास है वो बाय डेफिनेशन लेमडा की डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट लेंथ है। चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर है तो ये चार्ज हो गया, चार्ज इज इक्वल टू लेमडा एल हो गया। तो वही बाय डेफिनेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी हमारे पास लेमडा जो है वो असल में डेफिनेशन ये है कि लेमडा, एक मिनट इसको अगर मैं लिख दूँ ताकि आप लोगों को पता भी है, लेकिन बहरहाल लेमडा विच इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है, इस तरह चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये चार्ज एनक्लोज जो है ये लेमडा एल के बराबर है। अच्छा, सो फ्रॉम द गाज़िस लॉ हमारे ये कहता है कि चार्ज जो है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट लेमडा एल, ये चार्ज एनक्लोज्ड है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दें तो हमारे पास, अगर इसको दोनों को हम कंपेयर कर दें, एल एल कैंसल आउट हो जाएगा। ई परपेंडिकुलर हमारे पास लेमडा 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ई पैरेलल कोई नहीं है। ई पैरेलल आपके पास ये 0 हो जाएगा।
ई पैरेलल हमारे पास 0 हो गया। दिस इज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर एट रेस्ट फ्रेम। ये जो कैलकुलेट किया गया है, ये ई परपेंडिकुलर जो कैलकुलेट किया गया है, दिस इज फ्रॉम द रेस्ट फ्रेम। जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट पे है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसने कैलकुलेट कर दिया है। अच्छा, according to observer which is moving with constant speed along uh, any direction along the x direction and s frame s prime frame, तो अगर यहाँ पे कोई मोमेंट हो रही है तो ये जो लेमडा है मूविंग फ्रेम में, ये लेमडा प्राइम हो जाएगा और इसके साथ गेमा आ जाएगा। जिस तरह हमने चार्ज डेंसिटी जो रो के लिए किया था, बिल्कुल ये रो के लिए हमने लिखा था कि रो प्राइम विच इज इक्वल टू गेमा रो। तो ये जो चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ है, ये लेमडा प्राइम, ये गेमा लेमडा के बराबर हो जाना चाहिए। फिर इसमें अगर हम पुटिंग कर ले तो ई परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू गेमा लेमडा डिवाइडेड बाय 2 पाई रो, हमने वो वैल्यू पुट की। और ई पैरेलल जो है प्राइम जो है वो 0 हो जाना चाहिए। तो सिर्फ यही फ़र्क आ गया कि यहाँ पे गेमा मल्टीप्लाई हो गया। This is according to the special theory of relativity, and it states that all the laws of physics remain the same in all inertial frames. तो यहाँ से हमने ये देखा है कि ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट कर दिया। तो ई परपेंडिकुलर के साथ गेमा फैक्टर आ रहा है, ये मूविंग फ्रेम के साथ वही। अगर ये स्पीड बहुत कम है तो फिर वही चीज़ जो है ई परपेंडिकुलर ई प्राइम ई परपेंडिकुलर प्राइम विच इज इक्वल टू ई परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं और आगे लेक्चर में फिर देख लेते हैं।